नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम MSc 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MSc 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, पद्मावत में वर्णित प्रेम कथा तथा लोकतत्व के स्वरूप का साधारण वर्णन कीजिए। तो मैं इसके प्रश्न के उत्तर को विस्तार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। पद्मावत प्रेम कथात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें जायसी की काव्य प्रतिभा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। पद्मावत अपने आप में एक मार्मिक प्रेम कहानी है। महाकाव्य के ढांचे में कही गई प्रेम कहानी, इसमें कल्पना और इतिहास का रोचक संगठन है। स्त्री पुरुष के प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति भी इसमें की गई है। प्रेम की विभिन्न भाव दशाओं तथा स्थितियों का चित्रण किया गया है। जायसी की प्रेम कथा पूर्ण रूप से सूफी पद्धति पर आधारित है। जायसी प्रेम के कवि हैं। पद्मावत में वर्णित प्रेम कथा। पद्मावत में उल्लेखित प्रेम कथा त्रिआयामी है। एक तरफ नागमती है और दूसरी तरफ पद्मावती है। इन दोनों के केंद्र में रत्नसेन है, लेकिन नागमती का चरित्र एक साधारण औरत और पत्नी का चरित्र है, परंतु पद्मावती का चरित्र एक प्रेमिका का। पद्मावत में वर्णित प्रेम कथा एक अमृत के शिखर पर पहुंच जाती है। जब जायसी इस प्रेम कथा में नागमती के विरह का, वियोग का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि नागमती का चरित्र एक साधारण औरत और पत्नी का चरित्र है तथा पद्मावती का चरित्र एक प्रेमिका का चरित्र है। प्रेमिका होकर और अपने प्रेमी से विमुक्त होकर भी पद्मावती में वह तड़प नहीं है जो एक साधारण औरत के रूप में नागमती में विद्यमान है। नागमती का यह चरित्र लोक गाथाओं की ग्रस्त स्त्रियों जैसा है। विरह की दशा में प्रेम अपनी संपूर्णता में परीक्षित होता है। प्रेम है तो वियोग भी होगा। प्रेम में वियोग और रस दोनों है। जैसे मौम के छत्ते में शहद और बर्रे दोनों रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसे इस पद के द्वारा समझ सकते हैं। प्रेम ही माह बिरह ओ रसा, मैन के घर मधु अमृत बसा। जैसी का प्रेम विशुद्ध भारती है। पति से विमुक्ति होने पर नागमती पटरानी से एक सामान्य स्त्री में बदल जाती है, जिसकी मुख्य चिंताओं में छोटी छोटी बातें शामिल हैं, जैसे बरसात आ गई, पति नहीं है, घर की मरम्मत कौन करेगा, उसके पास नए सिरे से घर बनाने के सामान भी नहीं है, कोरो कहाँ ठाड़ नौ साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा। नागमती के वियोग को हमें अपने वियोगास्था का चित्रण और गहरा दिखाई पड़ता है। जब हम पाते हैं कि नागमती विरह की आग में टपकर अपने सारे गौरव गर्व को भूल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब उसकी बस में वियोग के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी इस मनोदशा को उसकी सौत के पास भिजवाए संदेश में बहुत सुंदर ढंग से समझाया जा सकता है। पत्र में वह कहती है कि मैं रत्नसेन की ब्याहिता हूँ, किंतु मुझे भोग से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मानो कि अब उसके पर यह कहने के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो हम यहाँ पाते हैं कि यह जायसी द्वारा लिखी राजा रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा तो है, लेकिन नागमती का रत्नसेन के लिए जो वियोग है, मानो वह हमारे हृदय को स्पष्ट कर झकझोर देता है एवं इस पूरी रचना को अमर बना देता है। नागमती के इस वियोग को हम इन पंक्तियों के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, पंक्तियां इस प्रकार हैं। पद्मावती सो कहे वो विहंगम, कंत लोभाई रही करी संगम, तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कह दिए दुख पूरा, हमहु बिहाई संग ओहि पियू, आए हो पाई जाऊं पर जीऊं, मोहि भोग सो काज नबारी, सोह दृष्टि के चाहनहारी। पद्मावती की प्रेम कथा में नागमती के वियोग खंड के अलावा पद्मावती सुआ भेंट खंड भी है, जो कि इसको एक लोक कथात्मक आधार देता है। एक लंबे समय के बाद हीरामन नामक तोता पद्मावती से बिछड़ जाने के काफी समय बाद पद्मावती से मिलता है। पद्मावती उसे गले से लगा देती है।
इस मिलन के क्षण को हम इन पंक्तियों के द्वारा दर्शा सकते हैं। आगे उठे दुख हिमे गंभीरू, नैन ही आई जुआ हुई नीरू। अब तक हमने पद्मावत की प्रेम कथा को त्रिआयामी नागमती का प्रेम वियोग और अंत में सुवाभेद खंड के द्वारा इस प्रेम कथा को समझा। इन सभी को समझते हुए हमें यह देखने को मिलता है कि पद्मावत की प्रेम कथा में सजीवता, मार्मिकता और सरसता है। अब हम देखेंगे पद्मावत में वर्णित लोक तत्व का स्वरूप। पद्मावत लोक तत्वों से भरपूर है। उसकी आंतरिक संरचना किंवदंतियों और निजंधरी कथाओं जैसी है। पद्मावत में भारतीय लोक जीवन, लोक विश्वास, लोक धारणाएं आदि समाहित है। पद्मावत के लोक तत्व को हम दिए गए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पद्मावत में वर्णित लोक तत्व देखें। पनघट पर पनिहारिन का चित्रण दिखाया गया है। विवाह के समय हल्दी लगाने की रस्म, बारात देखने का दृश्य, पद्मावती और नागमती के सती होने का चित्रण, पद्मावती और सूर्य के संवाद। इसको आप इसी प्रकार से करेंगे जैसे कि मैंने एक फ्लो चार्ट के द्वारा आप लोगों को दर्शाया है। ऊपर दी गई सभी घटनाएं लोक तत्व से प्रेरित हैं। उदाहरण के तौर पर हम पनिहारिन की सुंदरता को इन पंक्तियों के द्वारा समझ सकते हैं। माथे कनक गागरी आवही रूप अनु, जेहि के अस पनिहारिन सो रानी के ही रूप। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि जिस राजकुमारी की पनिहारन इतनी सुंदर है तो वह राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि पद्मावत लोक गाथात्मक काव्य ग्रंथ है। भाषा अवधि है जो कि जन सामान्य की बोली जाने वाली भाषा है। यही एक लोक तत्व है। तो यहाँ पर हमारा यह जो पहला प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया, इसका पूरा उत्तर मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम इसका दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों को समझाऊंगी। पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए। सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर की वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं क्या क्या हैं। भक्ति काल के कवियों में ही नहीं, उसके बाद के विभिन्न युगों के कृतिकारों के बीच भी सूरदास वात्सल्य रस से अप्रीतम चितेरे माने जाते हैं। इस क्षेत्र में उनसे टक्कर कोई नहीं ले सकता। बाल मनोरसा और बाल क्रीड़ाओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म हर पहलू का रूपांकन सूरदास के काव्य में उपलब्ध होता है। वैसे अन्यत्र ही दुर्लभ ही है। जिस तरह श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग और प्रयोग दो पक्षों के चित्र सूर के खींचे हैं, उसी तरह वात्सल्य में भी संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य का वर्णन किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब अक्रूर श्री कृष्ण को लेने गोकुल आते हैं, उस समय वियोग की आशंका से माँ यशोदा का हृदय धड़कने लगता है। इस घटना की पुष्टि हम निम्न पंक्तियों से प्राप्त करते हैं। कहाँ काज मेरे छगन मगन को, कहाँ काज मेरे छगन मगन को, नृप मधु फरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप है आयो। वात्सल्य वर्णन में हम देखते हैं कि सूरदास श्री कृष्ण की मनोदशाओं का एवं बाल क्रीड़ाओं का वर्णन जितनी सुंदरता से करते हैं, उतनी ही सुंदरता से माँ यशोदा की विभिन्न भाव दशाओं के भी अपूर्ण चित्र खींचते हैं, जो कि उनके वात्सल्य वर्णन की प्रमुख विशिष्टताओं में से एक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह मान्यता है कि बाल लीला वर्णन से कहीं अधिक यशोदा के मात्र हृदय चित्रण में सूरदास को अद्वितीय सफलता मिली है। कृष्ण की बाल लीला, उनकी हट करना, उनकी मनोरम क्रीड़ा, उनकी खोज, उनकी शिकायत आदि से माता यशोदा के हृदय का झलकता हुआ आह्लाद जितनी कलात्मक बारीकी से अंकित किया गया है, श्री कृष्ण के मथुरा प्रवास के समय वियोगिनी यशोदा की व्याकुलता, करुणा और उद्वेलित भावात्मकता के चित्रण में भी वैसा ही कलात्मकता के दर्शन होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम पल्लवित हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, वहाँ वियोगिनी माता की करुणा विगलित हृदय को भी उसी सतर्कता से छू सकते हैं।
सूर सागर में कृष्ण जन्म के आनंद बधाई के दृश्य चित्रण से बाल लीला का अंकन शुरू हो जाता है। बाल कृष्ण का एक रूप है। पलक हरि मोदी लेते हैं कबहू अधर फरकावे। दूसरा रूप है उभय पलक पर स्वप्न जागरण, हाथ और पांव का अंगूठा मुंह में लेना, ये इनका तीसरा रूप है। पलना छूने, यशोदा की गोद में खेलने, स्तनपान करने, घुटनों के बल चलने, डगमग कर गिर पड़ने, मथाने की आवाज के साथ नचाने का प्रयत्न करने, दूध न पीने पर हट करने, चोटी बढ़ने के प्रलोभन पर दूध पीने, माँ द्वारा चंद्रमा दिखाए जाने पर चंद्रमा को मांगने का हट करना, माखन चोरी के लिए तरह तरह की बालोचित युक्तियां निकालने, सूक्ष्म निरीक्षणों से भरपूर सूर का बाल वर्णन मनोविज्ञान की अनेक प्रक्रियाओं को दर्शाता है। सूरदास के वात्सल्य में दूसरी अवस्था अभियोग की है एवं बालक कृष्ण की अटपटी शुभ अवस्था है। उनकी खीज भरी मनोहारी क्रियाओं का चित्रण उसमें किया गया है। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। फिर हम आगे को देखेंगे सूरदास के श्रृंगार वर्णन की विशेषताएं क्या है। सूरदास के काव्य श्रृंगार में स्त्री पुरुष संबंधों का जैसा वैविध्यपूर्ण और सप्राण चित्रण किया गया है, वैसा उस युग के अन्य कृतिकार से संभव नहीं हो सका। सूरदास के श्रृंगार वर्णन की विशिष्टता यह है कि यह सामाजिक मर्यादाओं की जकड़बंदी से मुक्त दिव्य छटा का रूप लिए हुए है। यह प्रेम वर्णन लौकिक भी है और अलौकिक भी है। लौकिक क्यों है इसको हम जानेंगे। लौकिक इसलिए है कि यह रति भाव हार मान सके, मनुष्यों की स्वाभाविक तृष्णा, कामना और लालसा के संसार को सामने लाकर सहृदय श्रोता भक्तजन सबके लिए आनंद की सृष्टि करता है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि सूरदास के श्रृंगार वर्णन में जो मिलन है वो सबके लिए है। जैसे एक भक्त का अपने ईश्वर से भक्ति के माध्यम से मिलन होता है। सूरदास का श्रृंगार वर्णन अलौकिक क्यों है? क्योंकि वो अलौकिक इसलिए है, इसको हम जानेंगे कि आसक्ति और काम भावना की शारीरिक अभिव्यक्तियों पर रागानुमा भक्ति का उदार आलोक जगमगाता रहता है। कि हम ये देखते हैं कि श्रृंगार और भक्ति का जो सम्मिश्रण मिलता है वो इनकी काव्य धारा को एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। रतिभाव की लौकिकता और मधुर उपासना की अवलौकिकता के बीच कलात्मक सामंजस्य के निर्वाह में सूर की काव्य भंगिमा पूर्ण कौशल का परिचय देती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सूर के श्रृंगार वर्णन में पुष्टमार्गी भक्ति दर्शन का गहरा प्रभाव देखते हैं। सूरदास की श्रृंगार वर्णन में हम पाते हैं कि सूरदास को जरा भी झिझक नहीं है कि जब वह शरीरी प्रेम शक्ति के वर्णन में कामोदीपक संयोग का चित्रण करते हैं। सूरदास का भक्ति पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग के भक्तजन शरीर को अपवित्र चीज नहीं मानते हैं। जो ये शरीर जिसने इसको बनाया है तो उसे सौंपने में लज्जा कैसी, झिझक कैसी, कंजूसी कैसी, भगवान की अपूर्ण रह जाएगी अगर लीला पुरुषोत्तम को शरीर न सौंपा जाए। तो इस प्रकार का वर्णन हमें सूरदास के श्रृंगार में मिलता है। सूर के श्रृंगार वर्णन के प्रसंग में भक्ति रस या मधुर रस की चर्चा भी की जाती है। शारीरिक आसक्ति, शरीर समागम, काम वासना आदि उदांत श्रृंगार का रूप ग्रहण कर लेती है। हम यह भी देखते हैं कि इस जड़ जगत में जब भक्त अपने भगवान से मिलता है तब यह श्रृंगार मधुर रस हो जाता है। स्त्री पुरुष संबंधों में सूर के काव्य में किसी भी प्रकार के नैतिक व्यवधान, कृत्रिम रूप से आरोपित बंधन आदि का न होना यह बतलाता है कि श्रृंगार और प्रेम की सामाजिक अवधारणा प्रस्तुत करने में यह महाकवि अपने समकालीनों से सर्वथा भिन्न है। यह इनके श्रृंगार वर्णन की अन्य विशिष्टता है। सूरदास के संयोग वर्णन में मन की सूक्ष्म गतियां अधिक प्रकट हैं। वाच्यार्थ में रति क्रियाओं की चरण क्रियात्मक अभिव्यक्ति हो या सांकेतिक व्यंजना हो, सूर के संदर्भ में मुख्य बात है साहचर्यजनित नैसर्गिकता। ब्रजभूमि के आमिरों की चली आ रही है स्वच्छंद जीवन धारा ग्राम प्रकृति के मुक्त प्रांगण में
निर्बंध विचरण के बीच स्वाभाविक रूप से अंकुरित प्रेम और काम संबंध की निर्विकार उद्दाम भावना सूर की श्रृंगारिकता को एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में पेश करती है। यह श्रृंगार अकुंठ रति संबंध, अकुंठ तृष्णा और अकुंठ तृप्ति के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। तो आपने देखा सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन की विशेषताएं मैंने आपको किस प्रकार से समझाई। तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे, जिससे कि आप अपनी पेपर की दृष्टि से ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव होता है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमें अपने सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।